साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं बिहार डीएलएड का मैथ का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो। तो वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग आज मैथ के एक सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल क्या है कि किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है, तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका अनुपात दिया हुआ है, तो बहुलक और माध्यक का। ठीक है, बहुलक और माध्यक का अनुपात दिया हुआ है, तो बहुलक और माध्यक कितना है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुलक है 6 और माध्यक है कितना 5। इसका अनुपात दिया हुआ 6:5। तो हमें क्या निकालने बोला है, माध्य तथा माध्यक का। तो सबसे पहले हम लोग माध्य निकाल लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है ना कि बहुलक का फॉर्मूला आता है, बहुलक बराबर होता है दो माध्यक माइनस सॉरी 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग रखिए मान को, तो बहुलक यहाँ पे 6 है और बराबर 3 गुना माध्यक का मान कितना है 5 है, और माइनस यहाँ पे 2 माध्य कर देंगे। ठीक है, तो माध्य को हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, आगे इसको हल कीजिए, तो 6 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 या 15 हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। जब 15 को इधर भेज देंगे तो 6 में से 15 माइनस हो गया, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो -9 बराबर -2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब 2 से 90 को सॉरी 9 को जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 4.5, यानी जो माध्यक है हमारा वो क्या है, वो माध्य क्या आया 4.5 आया। ठीक है, माध्य कितना आया, तो 4.5 आया। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब आगे आगे इसको हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें किस किस का अनुपात निकालने बोला है, तो हमें निकालने बोला है, हमें किस किस का अनुपात निकालने बोला है, तो बोला है कि माध्य तथा माध्यक का अनुपात निकालें। तो माध्य कितना आया 4.5 आया, और माध्यक कितना है, तो माध्यक है 5 है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात, तो देखिए 4.5:5 आया, तो पॉइंट में आ गया। आंसर पॉइंट में नहीं है तो आपको क्या करना है, इसका दुगुना कर देना है। यानी 4.5 का दुगुना 9 हो जाएगा, और 5 का दुगुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9:10 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, 9:10 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल क्या है 47 नंबर में, कि निम्न सारणी का माध्यक है। ठीक है, एक आपको सारणी दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इस सारणी का माध्यक क्या होगा, तो देखिए जब भी कोई इस तरह का बारंबारता सारणी दिया हुआ रहे, तो हम सबसे पहले उसमें संचयी बारंबारता ज्ञात करना होता है। तो संचयी बारंबारता क्या होता है, आप जो ये बारंबारता देख रहे हैं, इन बारंबारताओं को जोड़ना है। ठीक है, तो पहला बारंबारता क्या है 1 है, और दूसरा हम लोग क्या लेंगे, तो दूसरा यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी संचयी बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं तो जोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ, तो 3 और यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक 6 हुआ, और फिर यहाँ क्या है 2 है, तो फिर 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा 1 3 6 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम पद क्या है 8 है। ठीक है, तो ये n का मान होता है, जो अंत में आता है वो n का मान होता है। तो n का मान कितना हो गया 8। जब n का मान सम रहे, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है कि माध्यक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जब n का मान सम है तो माध्यक बराबर होता है n/2। क्या होता है n/2 होता है। तो n का मान आ गया 8, और 8/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 वहाँ आ जाएगा। यानी अब यहाँ पे देखिए, आप 4 जो है यहाँ पे कहाँ पे आपको मिल रहा है, किस बारंबारता में आपको, यहाँ पे किस बारंबारता में आपको 4 मिल रहा है। ठीक है, संचयी बारंबारता में देखिएगा। ठीक है, इस वाले बारंबारता में तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो 4 किस में छुपा हुआ होगा, तो 4 जो है वो 6 में छुपा हुआ होगा। ठीक है, और 6 कितने नंबर का था, तो तीसरे नंबर का था, यानी इसका जो माध्यक आएगा वो क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका माध्यक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 48 नंबर में, कि यदि x-1 बहुपद x² + ax + 2b का एक गुणनखंड हो तो a + b = 2 हो, तो a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए x-1 जो है एक बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। तो x-1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x = 1, ये जो है इसका एक शून्यांक होगा। ठीक है, तो देखिए अगर x का मान 1 रखेंगे तो इतना का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम लोग लिखते हैं p ऑफ x निकालते हैं। तो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा x² + ax + 2b। ठीक है, और यहाँ कितना, अगर इसमें 1 रख दें 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप p ऑफ 1 निकालिए, p ऑफ 1 कितना हो जाएगा, तो जहाँ भी x है वहाँ पे आप क्या रखिएगा 1 रखिएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस a × x क्या हो जाएगा a हो जाएगा, और प्लस 2b हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब आगे a + 2b निकालिएगा तो बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर एक जाके -1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक समीकरण ये वाला आ गया।
एक समीकरण ये वाला आ गया, और दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में a प्लस बी बराबर 2। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कीजिए, तो a प्लस 2b बराबर यहाँ क्या है -1 है। दोनों समीकरण को हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से, इन्हें घटाते हैं तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, और यहाँ प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस करेंगे, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना आ गया, b का मान आ गया -3। ठीक है, तो b का मान -3 आ गया। अब b का मान आप किसी एक समीकरण में रख दीजिए। तो जैसे पहला समीकरण क्या था, a प्लस बी बराबर 2 था, तो इसमें b का मान रखिए, तो a प्लस कितना हो जाएगा -3, और जब -3 उधर जाएगा तो 2, और -3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो b का मान कितना आया, -3, और a का मान कितना आया, 5 आया। यानी इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो सवाल है 49 नंबर में कि किसी ठोस की परिसीमाएं होती है, किसी ठोस की परिसीमाएं होती है, बिंदु, वक्र, या इनमें से कोई नहीं, या पृष्ठ। तो देखिए कोई अगर ठोस है, ठीक है, ठोस है जैसे घन है या फिर घनाभ ही मान लीजिए, तो घनाभ में इसकी जो परिसीमाएं होती है, परिसीमाएं, ठीक है, वो क्या होती है, तो वो क्या होती है, एक पृष्ठ होती है। क्या होती है, एक पृष्ठ होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ये अगला सवाल क्या है, 50 नंबर में सवाल है कि साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस कोस थीटा बटे कोस थीटा, यहाँ पे है 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे है 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं, तो क्या है कि साइन थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा है। ठीक है, तो जब इस तरह से है, इसको हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो परिमेयकरण हर का होता है, नीचे वाले का तो है 1 माइनस कोस थीटा, लेकिन चिन्ह बदल जाता है तो हो जाता है 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ नीचे में भी सेम चीज़ लिखना होता है जो ऊपर में लिखा गया है। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो साइन थीटा जो है 1 माइनस कोस थीटा के साथ गुना हो जाता है, और बटे में ये a प्लस बी का रूप में है और ये a माइनस बी का रूप में है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ठीक है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा ऊपर में है, और नीचे में क्या है, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ का साइन कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा बटे में क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। यानी इस सवाल का सही आंसर आप देखिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, किस ऑप्शन में है, तो देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन सी में। ठीक है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर सवाल है। देखिए इस तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं कि 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का क्या अंतर होगा। ठीक है, 1000 का धन है, 5% का रेट है, तो 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का क्या अंतर होगा। सबसे पहले हम लोग इसको बेसिकली रूप से बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है, हमारा धन है 1000 का धन है। ठीक है, 1000 रुपया का मूलधन है, तो इसमें 5% का वार्षिक दर लगता है। तो पहले हम लोग साधारण अगर ब्याज अगर इसका निकालना चाहें तो 5% का ब्याज लगता है, और कितना साल के लिए लगता है, तो 2 साल के लिए। तो टोटल कितना लग जाएगा, 10% ब्याज लग जाएगा। तो अगर 10,000 का 1000 का अगर 10% निकालें तो 1000 का 10% हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा। तो 1000 का 10% कितना होता है, तो 100 होता है, यानी 100 रुपया हो गया साधारण ब्याज। ठीक है, वहीं अगर इस 1000 का हम लोग अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो चक्रवृद्धि ब्याज में पहला साल का जो होता है, पहला साल जो है 5% ही होगा, यानी पहला साल जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 का 5% होगा, जो कि कितना होता है, 50 होता है। ठीक है, अब दूसरा साल में 1000 का 5% फिर से तो 50 होगा, लेकिन फिर ये जो 50 है इसका भी ब्याज देना होगा, यानी ब्याज का भी ब्याज देना होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 50 का अगर हम लोग 5% निकालें तो कितना हो जाएगा, तो 50 का 5% होता है 2.5। ठीक है, कितना होता है, 2.5। तो जब आप इन सब को जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 102.5 हो जाएगा। तो देखिए आपका साधारण ब्याज में कितना आया, 100 आया। ठीक है, कितना आया, 100 आया, और चक्रवृद्धि ब्याज में 102.5 आया। तो कितने का अंतर है, तो 2.5 का अंतर है, यानी इसका अंतर कितना हो जाएगा, 2.50 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए इसको आप फॉर्मूले से बनाना चाहते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है कि P इंटू आर बटे 100 का स्क्वायर। जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस निकालना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो P क्या है, P है 1000। ठीक है, और R कितना है, तो R है 5% का, और 5 बटे में 100 कर देंगे और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका 1000 है, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। ठीक, यहाँ का 3 जीरो, यहाँ का 3 जीरो कट गया,
यहाँ पे बचा कितना ऊपर में 25 और नीचे में 10, तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। यानी इस सवाल का भी सही आंसर कितना आया 2.5 आया। तो आप जैसे भी बनाइए आपका आएगा 2.5 ही आएगा। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, तो अगला सवाल है कि बहुपद p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक कौन होंगे निम्नलिखित में। ठीक है, तो देखिए क्या बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। जब भी इस तरह का बहुपद दिया हुआ रहे, अगर x का गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो आपको 6 को ऐसे तोड़ना है, 6 को आपको 2 गुणनखंडों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़कर या घटाकर हमें बीच वाला संख्या मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम 6 को तोड़ते हैं तो 3 गुने 2 में तोड़ते हैं तो 3 दूनी कितना हो जाता है 6 हो जाता है, और 3 और 2 को जोड़ने से कितना आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 3 और 2 को जोड़ने से 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 को जोड़ने से जब 5 आ जाएगा तो हमें कितना लाना है -5 लाना है। ठीक, जब -5 लाना है तो हमें यानी इन दोनों को माइनस देना होगा, यहाँ पे माइनस। ठीक है, इन दोनों में माइनस देना पड़ेगा तब जाके -5 आएगा। तो देखिए जब भी शून्याङ्क निकालना है तो आपको चिन्ह को बदल देना है। तो -3 अगर है तो उसका हो जाएगा 3, और दूसरा जो x का मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 है तो इसका भी चिन्ह बदल देंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 3 और 2 हो जाएगा इसका क्या शून्याङ्क। ठीक है, 3 और 2 कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है। ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि वह चर मान जिसकी बारंबारता वितरण में सार्वधिक हो क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई अगर आंकड़ा आपको दिया हुआ है और उन आंकड़ों में कोई संख्या बार बार आता है, ठीक है, सबसे अधिक बार आता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा इसका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर सवाल में पूछा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2x है और कोट थीटा बराबर 2/x है तो हमें मान निकालना है कि 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का क्या मान होगा। ठीक है, तो देखिए इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप कोसेक का मान लीजिए। कोसेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, तो 2x दिया हुआ है। आप इन दोनों के दोनों ओर क्या कीजिए, वर्ग कीजिए। तो वर्ग कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले का भी आपको वर्ग कर लेना, तो दूसरे वाले का वर्ग कीजिएगा तो वो है कोट थीटा, तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर 4/x² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2/x है तो स्क्वायर कीजिएगा तो 4/x² हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, तो आप इसमें से आप इस वाले में से आप इसको माइनस कीजिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से जब आप कोट स्क्वायर थीटा को माइनस करेंगे तो यहाँ पे इधर वाला पद भी माइनस करना है, यानी 4x² माइनस 4/x² हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आप इसको यहाँ पे 1 लिख लीजिएगा। और इन दोनों में अगर आप देखिएगा तो 4 कॉमन है, तो 4 को कॉमन आउट कर लेते हैं तो बचता क्या है, x² माइनस 1/x²। ठीक है, तो देखिए हमें मान क्या निकालना है, यहाँ पे 2 रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए, बाकी सब चीज़ सेम है जिस चीज़ का हमें मान निकालने बोला है। तो देखिए इसमें से अगर हम इसका गुणनखंड कर दें तो 2 गुना 2 हो जाएगा 4, तो 1 2 को इधर भेज देते हैं नीचे, और बचेगा यहाँ पे 1 2 इंटू x² और माइनस 1/x²। तो देखिए इसी का मान हमको निकालने बोला था, कितना आया, तो 1/2 आया। कितना आया, 1/2 आया, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर सवाल में क्या पूछा है, एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, और समांतर भुजाओं में से एक 20 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा क्या है। देखिए एक समलम चतुर्भुज है। ठीक है, समलम चतुर्भुज इस प्रकार का होता है, इसमें क्या बोला है कि इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इन दोनों की बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया हुआ है, तो 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। और बोला है समांतर भुजाएं, तो देखिए एक समांतर भुजा ये हुआ और दूसरी समांतर भुजा ये हुआ, तो इन दोनों समांतर भुजाओं में से एक भुजा कितना दिया हुआ है, तो एक भुजा मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो दूसरा वाला भुजा को निकालना होगा, ये वाला भुजा को निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इसका हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू h इंटू B1 प्लस B2। B1 और B2 क्या है, तो समांतर भुजाएं हैं। क्षेत्रफल 480 दिया हुआ है, यहाँ पे 480 लिख देंगे, बराबर 1/2 गुना h का मान कितना है, तो h है 15, यानी कि दोनों भुजाओं की जो दूरी है वही h का मान होगा 15, और इंटू B1 अगर हम मान लेते हैं 20 को, तो B2 का मान निकालना है। ठीक है, B2 का मान निकालना है, तो ये 2 अगर इधर भेज देते हैं तो 480 के साथ गुना हो जाएगा, 480 के साथ 2 का गुना हो जाएगा, और 15 जो है 15 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर क्या बचेगा, तो 20 प्लस B2 बचेगा। अब 15 से इसको अगर आप
इसको भाग दीजिएगा तो 15 तिया 45 हो जाएगा और 15 दूनी 30 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आ गया तो 32 गुना 2 यानी 64 हो जाएगा। और बराबर उधर क्या है तो 20 प्लस B2 है। देखिए ये 20 जब इधर आके घट जाएगा तो 64 में से 20 घटेगा, कितना बचेगा 44 बचेगा, यानी B2 का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन बी में है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर सवाल में क्या बोला है कि निम्न में से मूल बिंदु के नियामक कौन है, ठीक है, 0 0 1 1 या इनमें से कोई नहीं या -1 1। देखिए कोई गधाई बच्चा होगा जो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत आसान सा सवाल पूछा है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो देखिए मूल बिंदु का नियामक क्या होगा 0 0 होगा, ठीक है 0 0। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, समझे बउआ, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 57 नंबर सवाल में है, देखिए 57 नंबर सवाल में क्या पूछा है कि किस आंकड़े के समूह के माध्य यहाँ पे लिखना था, माध्यिका तथा बहुलक के मान समान होंगे, ठीक है। इनमें से कौन सा आंकड़ा है जिसमें माध्यक और बहुलक का मान समान होता है, ठीक। तो देखिए आप लोग सबसे पहले अगर हम लोग पहला नंबर देखें तो इन सभी का माध्य निकालते हैं। तो माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग। तो सभी को जोड़ दीजिए, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 5 15। तो 15 आ गया योग और बटे में उसकी संख्या कितनी है 5 है। तो अगर इसको करें तो 3 आ जाएगा इसका माध्य, ठीक है, माध्य 3 आ गया। अब माध्यक देखते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए पदों की संख्या देखना होता है। पदों की संख्या को n बोलते हैं और n का मान है 5। तो जब भी विषम हो, पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं कि n+1/2वां पद कर लेते हैं, n+1/2वां पद, ठीक है। तो n का मान कितना है 5 है, तो 5 + 1 हो जाएगा 6, 6/2वां पद यानी कि 3वां पद होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें 3वां पद कौन सा है, देखिए ये आरोही क्रम में है, किसी ना किसी क्रम में होना चाहिए, आरोही या अवरोही। तो देखिए इसमें 3वां पद कौन है, तो 3वां पद है 3, यानी कि इसका जो माध्यक है वो भी 3 हो जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी है, तो आप देखिएगा तो ये 3 ही जो है ज़्यादा बार आया है, तो 3 इसका बहुलक भी हो जाएगा। तो माध्य भी 3, माध्यक भी 3 और बहुलक भी 3। तो अगर सारा चीज़ समान है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन ए इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पे कि x/5, x/3, 2x/3, x/4, 2x/5 और 3x/5 का माध्यिका 4 हो तथा तब x का मान क्या होगा, ठीक है, x का मान क्या होगा इसकी माध्यिका अगर 4 है तो। देखिए माध्यिका निकालने के लिए हमें आंकड़ों को किसी क्रम में सजाना होता है, या तो आरोही या अवरोही। तो देखिए इन सारे आंकड़ों में हम लोग क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं, ठीक है। आरोही क्रम में अगर सजाते हैं तो देखिए सबसे छोटा कौन होगा, तो जिसका हर जो है यानी नीचे वाला जिसका बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग लिखें तो x/5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा तो x/4 हो जाएगा, उसके बाद x/3 हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो आएगा क्या, तो 2x/5 हो जाएगा, ठीक है, 2x/5 हो जाएगा। उसके बाद 2x/3 हो जाएगा, फिर 3x/5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है लिखे और लास्ट में क्या है x है तो x लिखा जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे कितना आंकड़ा है तो 7 आंकड़ा दिया हुआ, सातों को हम लोग आरोही क्रम में लिख लिए। तो माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना पद है, पद कितना है 7 है, तो विषम जब होता है पद तो हम लोग क्या करते हैं तो n का मान के माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं n+1/2वां पद लेते हैं। तो n का मान है 7 और 7 + 1 8, 8/2वां पद यानी हो जाएगा 4वां पद। तो 4वां पद ही इसका माध्यक होगा। तो देखिए इसमें 4वां पद क्या है, तो 4वां पद है 2x/5 है। तो देखिए हमें 4वां पद 2x/5 है और इसका मान हमें दिया गया है कितना कि इसका मान है 4 है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा 5 चौके 20 हो जाएगा, तो इसलिए ये दो आपस में कैंसिल कर देगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर सवाल में है यदि बिंदु 7 और 7, x, 6 और 9, 10 है तो त्रिभुज का केंद्रक अगर इतना है तो x और y का मान क्या होगा, ठीक है। देखिए त्रिभुज का यहाँ पे हमें निर्देशांक दिया हुआ उसके बिंदु का और उसका केंद्र भी दिया हुआ है, तो x y का मान निकालने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो त्रिभुज के केंद्र का x मान होता है तो उसके लिए हम सभी बिंदुओं के x मान को जोड़ देते हैं। तो x का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो पहला है 7, दूसरा है x और तीसरा क्या है 9 है, और इनको भाग दे देंगे 3 से, ठीक है। तो इसमें x का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 6 दिया हुआ, ठीक है, यानी केंद्रक यानी x का मान कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ केंद्रक के लिए, और बराबर यहाँ पे इन सबको आप जोड़िए तो 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस x बटे हो जाएगा 3, ये 3 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 6 × 18 बराबर 16 + x। जब 16 इधर आके घट जाएगा 18 में से तो 2 हो जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा 2। देखिए x का मान 2 है
और y का मान कुछ होगा तो आप एक ही मान से आप यहाँ पे आंसर को ज्ञात कर सकते हैं। तो x का मान 2 देखिए ऑप्शन में किस में है, तो इसमें तो x का मान 2 नहीं है, इसमें है, इसमें भी x का मान 2 नहीं है, तो यानी यही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 60 नंबर में कि √15/3 एक संख्या है, कैसी, परिमेय, अपरिमेय या प्राकृतिक या पूर्णांक। तो देखिए √15/3 है, ठीक है। जब हम लोग इसको अगर आपस में डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, रूट के अंदर 5। जब भी रूट के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या यानी अपूर्ण वर्ग हो, यानी पूर्ण नहीं हो, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है, यानी कि इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है कि एक त्रिभुज में कोस जो होता है वो a+b/2 है, तो इसमें हम लोग को क्या मान निकालना है, इसमें कौन सा मान होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी जब त्रिभुज होता है तो उसके आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो आंतरिक कोणों का योग यानी कि a+b+c अगर कोण है तो उन सब का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, इन सबको 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा a+b/2, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं और c/2 को अलग कर लेते हैं, इधर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक, तो a+b/2 लिखते हैं और इधर क्या करते हैं, 90 माइनस इधर c/2 कर देते हैं। ठीक है, और दोनों ओर क्या कर लेते हैं, तो दोनों ओर कोस हम लोग कर लेते हैं, दोनों ओर क्या कर लेते हैं, कोस कर लेते हैं। ठीक है, कोस थीटा, और इधर भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कोस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कोस a+b/2 हो जाएगा और बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, तो साइन थीटा हो जाता है, और थीटा का मान कितना है, c/2। तो देखिए इतना का मान कितना आ रहा है, तो साइन c/2 आ रहा है। साइन c/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है कि 5, 15 और 20 के लॉसों और मोसों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए क्या है, 5 है, 15 है और 20 है, तो इसके लॉसों और मोसों का अनुपात क्या होगा। तो लॉसों निकालिए, तो लॉसों क्या हो जाएगा, बड़ी वाली संख्या को आप देखिए क्या है, 20 है। ठीक है, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 20, देखिए इनके पहाड़ा में 20 आएगा, नहीं आएगा, इनके पहाड़ा में 20 आएगा तो आ जाएगा, तो 15 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो 20 को हमें डबल कर दीजिए तो 40 हो जाएगा। 40 अब भी 15 के पहाड़ा में नहीं आएगा, तो 20 को 3 गुना कर दीजिए, 60 हो जाएगा। 60 जो है 15 के पारा में आ जाएगा और 5 के पारा में भी आ जाएगा, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। वहीं अगर एचसीएफ हम निकालें तो इन सब को हम कौन सी एक संख्या से भाग दे सकते हैं, कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, 5 है, 5 से ये सारी संख्याएं पूरी पूरी कट जाएंगे, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एलसीएम और एचसीएफ का अगर अनुपात निकालने बोला है तो एलसीएम का मान है 60 और एचसीएफ का मान है 5, अनुपात निकालिए तो 5 से 60 कट जाएगा तो 12, तो यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल है कि परिमेय संख्या 43/2 पर पावर 4 और 5 पर पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, 43 है और बटे में 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 3 है। ठीक है, तो देखिए 43 बटे में हम लोग क्या कर लेते हैं कि 2 को अकेले लिख देते हैं और बाकी 2 का पावर जो 3 है और 5 का पावर 3 है, इसको हम लोग एक साथ कर लेते हैं। ठीक, तो 43 बटे में 2 गुना, देखिए 2 भी 3 बार आया, 5 भी 3 बार आया, इसका मतलब जो है 5 दूनी कितना होता है, 10, तो 10 कितना बार यहाँ पे आया, तो 10 आया 3 बार, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि 10 गुना 10 गुना 10 कितना हो जाता है, 1000 हो जाता है। तो 43 जो है वो 2 गुना 1000 से भाग है। देखिए यहाँ पे 1000 में कितना जीरो है, 3 जीरो, तो जितना जीरो होगा उससे एक अधिक अंक तक जाएगा दशमलव के बाद, कितना, तो उससे एक अधिक अंक तक जाएगा, यानी 3 जीरो है तो 4 अंकों तक जाएगा दशमलव के बाद, कितने अंकों तक जाएगा, 4 अंकों तक जाएगा, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 64 नंबर में कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए एक वर्ग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ग है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसका एक विकर्ण है। ठीक है, और इसके विकर्ण में भी एक वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग ऐसे विकर्ण में भी बना हुआ है, तो बोला है कि दोनों वर्गों का अनुपात क्या होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए अगर पहला वर्ग का भुजा को ए मान लें तो यहाँ पे इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, और √2a हो जाएगा। ठीक है, विकर्ण क्या होता है, रूट होता है, रूट इंटू भुजा होता है, तो ये √2a हो जाएगा, तो यानी इस वाले जो वर्ग का भुजा है वो क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसका अनुपात निकालें तो सबसे पहले हम लोग छोटा वर्ग का अनुपात लिखते हैं, यानी छोटा वर्ग का क्षेत्रफल, छोटा वर्ग का क्षेत्रफल, और बटे में क्या करते हैं, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल। तो छोटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा ए है, ए का स्क्वायर करेंगे
और जो बड़ा वाला है उसका स्क्वायर करेंगे तो √2 a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे जब इसको हल कीजिएगा तो a² बटे में √2 का मान 2 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा। तो ये a² आपस में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 1, नीचे में बचेगा 2, यानी इसका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, 1:2 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर सवाल है। सवाल क्या है कि जिस समीकरण युग्म में लेखा चित्र एक दूसरे के समानांतर हो उसे क्या कहते हैं। देखिए जैसे दो समीकरण है तो एक रेखा समांतर गया है, दूसरा रेखा भी समांतर गया है, कोई मिल नहीं रहा है, तो ऐसे वाले समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित या इनमें से कोई नहीं, या अविरोधी या विरोधी। तो देखिए ये दोनों आपस में मिलने वाला नहीं है, यानी एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो भी समाज में मान के चलिए आप लोग ही कभी कभी क्या होता है कि आप लोग झगड़ा कर लेते हैं, तो आप लोग एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, यानी आप लोग विरोधी हो गए। तो यहाँ पे ये लोग क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वहीं आप 66 नंबर सवाल को देख लेते हैं। तो 66 नंबर सवाल में क्या बोला है कि √6 प्लस √6 प्लस √6 इस तरह से अनंत तक जाता है, तो इसका मान क्या होगा। देखिए आपको इस तरह के सवाल को बनाने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 दिया हुआ है और सभी में प्लस प्लस है रूट के अंदर। ठीक है, तो आप 6 को ऐसे तोड़िए 2 गुणनखंडों में कि इसका अंतर 1 होना चाहिए। तो ठीक है, तो 3 और 2, देखिए इसको हम लोग तोड़े 3 दूनी 6 और इसके बीच का अंतर भी कितना है, 1 अंतर है। ठीक है, तो हमेशा अंतर 1 होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। तो 2 और 3 के बीच का अंतर 1 हो गया। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे आप प्लस प्लस है, हर जगह प्लस प्लस है, तो प्लस जब भी दिया हुआ रहेगा तो आपको मान बड़ा वाला लेना है। ठीक है, इन दोनों में से कौन, तो बड़ा वाला मान इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर इसमें माइनस माइनस रहता कि √6 माइनस √6 माइनस √6, तो आपको हमेशा छोटा वाला मान लेना होता है, तो उस समय क्या हो जाता, 2 आंसर हो जाता। ठीक, और अगर आपको इस तरह का आ जाता कि √6 इंटू √6 इंटू √6, इस तरह से आपको अनंत तक रहता। ठीक है, मतलब इसमें प्लस या माइनस का चिन्ह नहीं रहता, सिर्फ मल्टीप्लाई रहता, इंटू का चिन्ह रहता, तो आपका जो होता है वही आपका आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर सवाल है कि आइए एस त्रिभुज ए बी सी के अर्ध परिधि को निरूपित करें जिसमें बी सी बराबर ए और सी ए बराबर सी है। यदि एक वृत्त क्रमशः डी ई एफ पर भुजाओं बी सी ए बी को स्पर्श करता है तो बी डी का मान क्या होगा। देखिए ये वाला मैथ जो है काफ़ी लंबा बनता है, तो इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, S-C हो जाएगा। ठीक है, S-C। चलिए अब 68 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 68 नंबर सवाल में क्या पूछा है कि 400 रुपये अंकित मूल्य के एक खिलौने गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार 16% के अकेले बट्टे की घोषणा करे तो उससे होने वाले हानि होगी। ठीक है, देखिए क्या है कि एक सामान, एक खिलौने का दाम है 400 रुपया। ठीक, 400 रुपया दाम है, तो दुकानदार क्या करता है, यहाँ पे 2 तरह का बट्टा लगाता है। बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। क्या करता है, एक बार वो 8% का 2 बार बट्टा लगाता है, बोलता है कि 8% का बट्टा, फिर 8% का बट्टा। तो इस तरह से एक बट्टा लगाता है, और एक बार क्या करता है कि 16% का अकेला बट्टा लगाता है। ठीक है, तो इन दोनों में अगर कौन सा अगर बट्टा अगर लगा दे, ठीक है, अगर 16% का सिर्फ बट्टा लगाए तो यहाँ पे ग्राहक को होने वाली हानि क्या होगी। ठीक है, तो होने वाली हानि क्या होगी या ग्राहक या दुकानदार को। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 8% और 8% का जब बट्टा लगाता है तो उसका समतुल्य बट्टा हम लोग निकालते हैं। तो समतुल्य बट्टा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा और माइनस दोनों बट्टा को गुना करके बटे में 100 कर देना है। ठीक है, तो देखिए 8 + 8 कितना हो जाएगा 16, और माइनस यहाँ पे 8 8 64, 64 बटे जो 100 है तो क्या हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। यानी देखिए यहाँ पे आप कितना हो जाएगा, तो 16 में से जब ये घटेगा तो हो जाएगा 15.36 हो जाएगा। ठीक है, 15.36% का बट्टा लगता है, और अगर डायरेक्ट बट्टा लगाए तो 16% का बट्टा लगता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना का हुआ, तो अंतर हुआ 0.64% का अंतर हुआ। ठीक है, 0.64% का अंतर है। अगर दुकानदार इतना में बेचे, इतना अगर बट्टा दे तो उसको घाटा हो जाएगा, और इतना अगर बट्टा में बेचे तो उसको कम घाटा होगा। ठीक है, सॉरी, उसको फायदा हो जाएगा। तो देखिए कितना परसेंट का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, तो 0.64% का डिफरेंस आ रहा है। तो कितना में 0.64% का डिफरेंस आ रहा है, तो 400 में आ रहा है। तो 400 का 0.64% हम लोग निकाल लेते हैं। तो 0.64% निकालेंगे तो प्रतिशत का के लिए 100, और यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के लिए भी क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 4 से 64 को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 से 64 को गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 का 6 हो जाएगा, हासिल बचा 1, 6 चौक 24 और 1 25 हो जाएगा, यानी 256 हो जाएगा, और बटे में है 100, तो इसका मान कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.56, यानी 2.56 यहाँ पे जो है इतना रुपए का हानि हो जाएगा। ठीक है, 2.56 रुपये का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 69 नंबर में कि किसी
त्रिभुज के तीनों कोनों की माप का योग होता है। तो देखिए एक बच्चा वाला सवाल है, क्या पूछा है कि त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो 180 होता है। तो सबको पता है कि कितना होता है, 180 होता है, यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर चतुर्भुज का पूछ लेता तो कितना हो जाता, 360 हो जाता। चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है, 360 होता है। चलिए देख लेते हैं अब सेशन का हम लोग अंतिम सवाल। अगला सवाल क्या पूछा है 70 नंबर में कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 3.6 मीटर है और इसका आधार प्रत्येक समान भुजाओं से 30 सेंटीमीटर छोटा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है, तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सॉरी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर होती है और ये भुजा अलग होता है। तो अगर इन भुजाओं को हम x मान लें तो ये भुजा कितना है, 30 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 3.6 मीटर दिया हुआ है। इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 3.6 का गुना कर देंगे 100 से, तो ये कितना आ जाएगा, 360 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ गया। तो देखिए तीनों भुजाओं को जोड़ने से कितना होता है, तो हो जाता है 360 हो जाता है। ठीक है, 360 हो जाता है। तो 3x बराबर इधर 360 के साथ वो 30 जुड़ के कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, और x का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। यानी इधर जो भुजाएं आ रही है, तो हम लोग फिर से इसको लिख लेते हैं कि यानी कि यहाँ पे जो त्रिभुज की जो भुजाएं बन रही है, इधर 130 है और ये भी 130 है। ठीक है, और ये कितना होता है, तो ये उसमें से 30 कम है, तो यानी कि ये वाली भुजा 100 हो जाएगी। ठीक, जब इस तरह से हो जाएगी तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका शीर्षलंब ज्ञात कर लेना है। शीर्षलंब ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो शीर्षलंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो बड़े वाला भुजा का स्क्वायर करेंगे और उसमें से छोटे वाले भुजा का स्क्वायर को घटा देंगे। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, और उसमें डबल जीरो, और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसमें भी डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम घटाएंगे तो 169 में से 25 घटेगा, कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 144 में डबल जीरो, तो ये किसका वर्गमूल होता है, तो 144 होता है 12 का, और उसमें एक जीरो लग जाएगा, यानी 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शीर्षलंब 120 आ जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आधार। तो आधार कितना है, 100 है, और शीर्षलंब कितना है, 120 है, तो सबको गुना कीजिए। 2 से 120 को अगर यहाँ पे काट दें तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 का गुना अगर 60 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6000। लेकिन इसको क्या किस में हमको बदलने बोला है, मीटर स्क्वायर में बदल के आंसर देने बोला है। तो जब इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो यहाँ पे हम लोग मीटर के स्क्वायर से यानी 100 के स्क्वायर यानी 10,000 से इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो बचा कितना, 6/10 बचा। इसको हम लिख सकते हैं 0.6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.6 मीटर स्क्वायर। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल कितना सवाल को अटेम्प्ट किया, तो एक सेट को अटेम्प्ट किया जो कि 25 सवाल था। ठीक है, इतना को हम लोग अटेम्प्ट किया, और इसमें से आपको कौन सा जो है ट्रिक आपको बहुत अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम लोग इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे, चैनल को के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।